एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। कुछ एक आध दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी कि अगर किसी को नर्सिंग लाइसेंस से रिलेटेड या नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है सो मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। सो मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी सारे, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझने में ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू अगर कोई काम चल रहा होता तो उसमें वो क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जब मैंने उनके क्वेश्चंस देखे तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ प्लानिंग की कमी नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी जो है गैप है अवेयरनेस में। उन लोगों को आइडिया नहीं है कि जितने भी लाइसेंसिंग बॉडी हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, वो सारे अलग प्लेटफॉर्म पोजेस करते हैं, उन सब के अलग स्ट्रक्चर हैं और उनके सारे जितने भी रजिस्ट्रेशन बॉडीज़ हैं वो सब कुछ अलग हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। हम इस वीडियो में हम सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आगे मतलब पहले जिन लोगों को सऊदी अरेबिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो सारी इन चीज़ों को देख लें, और फिर हम दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया की लाइसेंसिंग बॉडी में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी ज़रूरी है बिफोर यू अप्लाई फॉर इट। सबसे पहले ये समझ लें कि अगर आप एक मिडवाइफ़ हैं तो आप एज़ अ नर्स यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। जितने भी मुझे मैसेज कर रहे हैं इस बात को लेके कि शुमैला हम एज़ अ मिडवाइफ़ आना चाहते हैं तो हमारे लिए कौन-सा एग्ज़ाम होगा, हमको भी नर्सिंग एग्ज़ाम देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मिडवाइफ़ हैं उनकी क्लासिफ़िकेशन बिल्कुल अलग है। टेक्नीशियंस की क्लासिफ़िकेशन अलग है, नर्सेस की क्लासिफ़िकेशन अलग है। इसी तरीके से टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी अलग होता है, और जो हमारा एग्ज़ाम जो हम देते हैं नर्सेस आफ्टर 4 इयर्स कंप्लीट करने के बाद, हमारा एग्ज़ाम अलग होता है। इसी तरीके से मिडवाइफ़ को भी यहाँ पर आने के बाद एग्ज़ाम देना होगा। उनके पास एक वैलिड डिप्लोमा होना चाहिए मिडवाइफरी से रिलेटेड, और फिर वो एग्ज़ाम देंगे, फिर ही वो यहाँ पर आ सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पाकिस्तान में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एज़ मिडवाइफ काम किया है तो आपको उसका जो है प्लस पॉइंट मिलेगा और आपको एग्ज़ाम नहीं देना होगा। एग्ज़ाम सिर्फ नर्सेस को देना होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप मिडवाइफ हैं तो भी आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, आप उसके लिए एग्ज़ेम्प्टेड नहीं हैं। सेकंड थिंग है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के लिए मैं आपको 110 टाइम्स मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरी एडवाइस सुन रहे हैं तो पाकिस्तान से ही एग्ज़ाम देकर आएँ। यहाँ आकर एग्ज़ाम देने की गलती मत करें। पता है क्या होता है, लड़कियाँ आ जाती हैं वहाँ से पाकिस्तान से, उनके जो एजेंट्स होते हैं, उनके जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जिन एचआर कंपनी के थ्रू वो रिक्रूट होकर यहाँ पर बुलाई जाती हैं, वो वहाँ पर एजेंट्स उनको कहते थे कोई बात नहीं, आप चले जाओ, कोई मसला नहीं है, वहाँ जाके एग्ज़ाम भी दे सकते हो, जल्दी आपका प्रोसेस हो रहा है, वो लोग बुला रहे हैं, वहाँ उनके पास स्टाफ नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम देने का वेट करोगे तो उनके पास वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल डरा देते हैं। उनको उनके काम करने हैं, उनको उनके पैसे कमाने हैं। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ इट। आप अपने आप को सिक्योर करके जाएँ। मैं जब यहाँ पर आ रही थी, मैंने गवर्नमेंट के थ्रू मैंने अप्लाई किया था, ओईसी के थ्रू किया था मैंने अप्लाई, और मुझे ये नहीं बताया गया था कि आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकती हैं पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान में एग्ज़ाम नहीं दिया था, मैंने इंटरव्यू दिया था पाकिस्तान में, और वहाँ पर एमओएच की तरफ से कुछ टीम आई थी, उन्होंने हमारा पेपर बेस्ड एग्ज़ाम लिया था, जो कि सऊदी काउंसिल की तरफ से नहीं था, वो जस्ट उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट था। तो हमने ये सारा कुछ प्रोसेस ख़त्म किया था और मैं यहाँ पर आ गई थी। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे एक और एग्ज़ाम देना है जो कि मेरे लाइसेंस के लिए है, और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज़ मैं जहाँ पर गई थी उस सिटी की बॉर्डर यमन से मिलती है। मैं नजरान में गई थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ही बुरे पेशेंट्स आते हैं वहाँ पर, क्योंकि सारे सोल्जर्स आते थे ज़्यादातर। सो हमें कभी-कभार 14 आवर्स की ड्यूटी देनी पड़ती थी। उसके साथ एग्ज़ाम किस तरीके से मैंने पास किया वो मुझे पता है। मुझे अगर पहले पता होता कि पाकिस्तान में भी सेंटर्स हैं और मैं पहले से एग्ज़ाम दे सकती हूँ, तो मैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में ही एग्ज़ाम देती। मैं यहाँ पर आकर एग्ज़ाम देने का रिस्क नहीं उठाती। मैं रिस्क क्यों कह रही हूँ, जब आप एक बार यहाँ आ जाते हैं ना, आपके पास बहुत सारा आपके ऊपर प्रेशर होता है। मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियाँ, इवन इस हॉस्पिटल में जब मैं आई तो मेरे बाद भी कितनी लड़कियाँ यहाँ पर आईं, वो 1 साल के अंदर चली गईं क्योंकि उनसे एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं यहाँ आने के बाद। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री में ही एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आई थिंक आपको ज़्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं और आप वहाँ पे अच्छे से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं।
प्लीज़ इस डर में नहीं रहें कि आपकी वैकेंसी चली जाएगी या आपको जो जॉब मिल रही है, आपको जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है वो आपके हाथ से चली जाएगी। नहीं, लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, तीनों अटेम्प्ट के फ़ीस अपने बेसिस पर पे करती हैं, वो कंपनी पे नहीं करती है, गवर्नमेंट पे नहीं करती है, आपको खुद पे करना पड़ता है। उसके बाद भी जब उनका एग्ज़ाम पास नहीं होता है तो वो दोबारा अपनी कंट्री में चली जाती हैं। इतना लोन लिया उन्होंने, इतनी तैयारी की, इतने पैसे जमा किए, सेविंग्स की, वो सब इन चीज़ों में लगा दिए और फिर दोबारा पाकिस्तान चले गए। तो मतलब क्या फ़ायदा हुआ आपको? सो प्लीज़ जितने भी लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस है, एग्ज़ाम वहाँ आकर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, यहाँ देना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है। आप सऊदी अरेबिया में आके भी दे सकते हैं, मैंने भी यहीं आके दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पास हो गया था। बट आई प्रेफ़र कि आप जो हैं पाकिस्तान में ही एग्ज़ाम देकर आएँ। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सेंटर है, लाहौर में सेंटर है और कराची में सेंटर है। ये सेंटर आप कोशिश करें जो USEFP एफ़िलिएटेड प्रोग्राम जितने भी प्रोमेट्रिक सेंटर्स हैं उन्हीं में आप लें, किसी और सेंटर की तरफ से आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। और उसमें मेरे ख्याल से आपको पेमेंट जो करनी होती है वो कैश पेमेंट करनी होती है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट अलाउ नहीं होती, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। प्लस एक और चीज़, क्योंकि अप्लाई करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो स्लॉट बहुत कम होते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है कि कौन सी डेट आपके लिए सूटेबल है जिसमें आप जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ इट और कोशिश करके पाकिस्तान से ही एग्ज़ाम देकर आएँ। लास्ट थिंग मैं डॉक्यूमेंट के हवाले से बताना चाहूँगी आप लोगों को। वैसे तो मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट देने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं अप्लाई करने से पहले। लेकिन आप फिर भी कोशिश करें कि जब आपको लिस्ट मैं आपको बता दूँ तो आप देख लेना उसमें से कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ लोगों ने अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। और जो चीज़ें अगर आपके पास कुछ भी अभी तक रेडी नहीं है तो आप प्रायोरिटी करें, जिन चीज़ों में, जिन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है उनको आप पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं, सो उसमें आपको PNC में अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता दूँगी किस तरीके से करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने पहले से ही उसको उसके लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आते-आते उस सर्टिफिकेट को आप तक पहुँचते-पहुँचते 2 से 4 हफ़्ते लगते हैं। तो ये जो 2 से 4 हफ़्ते हैं वो थोड़े और एक्सटेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं PNC के जो काम हैं वो थोड़े स्लो चलते हैं और ये रियलिटी है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो आपने प्लीज़ अपने आप को प्रिपेयर रखना है इन चीज़ों के लिए। और होता ये है कि जब आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप उन्हें बता दें कि आप डायरेक्ट जो सर्टिफिकेट है वो सेंड कर दें सऊदी काउंसिल के लिए या तो फिर DHA के लिए। तो वो डायरेक्ट उस अथॉरिटी को सेंड कर देते हैं, तो आपके पास आने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने फ़ी पे करनी होती है और उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करवा देते हैं। उसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं अगर आप मैनुअल सबमिट करवा रहे होते हैं एप्लीकेशन, और अगर आप PNC के थ्रू ऑनलाइन करवा रहे होते हैं तो आपको सारा कुछ उसी में अपलोड कर देना होता है। सो ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन एज़ ओवरऑल जनरल वे में मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अप्लाई करने की सोचें सऊदी अरेबिया के लिए तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए और वो पहले से प्रिपेयर होने चाहिए, कुछ जो कि ज़्यादा टाइम लेते हैं तैयार होने में, तो वो आपको पहले से तैयार कर लेने हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे सऊदी अरेबिया आने के लिए।